आइलैंडर्स के लिए एक खुशखबरी। अब सर्जरीज के लिए नहीं जाना पड़ेगा आप लोगों को, आइलैंड से बाहर नहीं करना पड़ेगा जरूरत से ज्यादा पैसे खर्च, क्योंकि अब अपोलो क्लिनिक 11 चरमा में आ चुका है मॉड्यूलर ओटी और आईसीयू फैसिलिटीज, जहां पर सारी सर्जरीज एंड ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं। अब सर्जरीज के लिए पोर्ट ब्लेयर और चेन्नई के डॉक्टर्स रहेंगे आपके लिए, तो फिर घर से इतनी दूर क्यों जाए। गुड मॉर्निंग आप लोग सबको। पहले तो मैं सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप मेरा शॉर्ट नोटिस में एक प्रेस ब्रीफिंग के लिए मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट किया और आप लोग मेरे घर पे आए। मैं आप लोग सभी को बहुत सारे धन्यवाद देना चाहता हूँ और मैं आप सभी को नमस्कार देना चाहता हूँ। आपके मीडिया चैनल के माध्यम से मैं आप अपना जो द्वीपवासी हैं उनको भी मैं नमस्कार बताना चाहता हूँ। आज मैं आप लोग को इसीलिए बुलाया हूँ क्योंकि आप लोग को पता है कि डॉक्टर मलिक जो मैं बहुत सारा कॉमन जो हमारा साधारण लोगों के लिए मैं मुद्दा उठा रहा था अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। आज हम अपना जो फोकस करूँगा, जैसा मैंने डीम्ड यूनिवर्सिटी के बारे में बात कर रहा था, एनिम्स में अभी जो हमारा बिमला जी का साथ हादसा हुआ था वो सब के बारे में मैं उठाया था, लेकिन आज का दिन हम बात करेंगे हेल्थ सेक्टर के बारे में, स्पेशली हमारा जो जीबी पंथ और एनिम्स के बारे में। तो मैं आज का प्रेस ब्रीफिंग में मैं अपना जो बात करूंगा, पहला बात तो बिमला जी का जो सस्पेक्टेड मेडिकल नेग्लिजेंसी हुआ था जो हम आप लोगों को पता है कि उस टॉपिक में मैंने बहुत सारे कम्युनिकेट किया अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। उसके बाद दूसरा टॉपिक जो हमारा बात करने का रहेगा वो है, रिसेंटली आपको पता होगा कि 49 नर्सिंग ऑफिसर्स को लिया गया है एनिम्स में। उसके बाद आपको ये भी पता होगा कि हमारा मेडिकल कॉलेज जो है उनके अंडर में जीबी पंथ हॉस्पिटल है, वहाँ पे आज का दिन में स्पेशलिस्ट का कमी है और उसके बारे में बात करूँगा। फिर आपको ये भी पता होगा कि डॉक्टर मलिक ने बहुत बार बोला है पर्सनली प्लस ऑफिशियली कि हमारा जीबी पंथ हॉस्पिटल में एक फुल टाइम मेडिकल सुपरिटेंडेंट नहीं है, उसके बारे में बोलूँगा। और अभी फिलहाल हमारा अंडमान निकोबार एनिम्स जो हमारे मेडिकल कॉलेज है उसका 2024-25 के एकेडमिक ईयर में जो एडमिशन प्रोसेस हुआ तो उसके बारे में मैं बात करूँगा। तो लेट्स स्टार्ट विथ बिमला जी का सस्पेक्टेड मेडिकल नेग्लिजेंसी केस। आपको पता होगा कि यामिन जी यहीं बैठे हुए हैं। हमारा न्यूज़ अंडमान आप तक को जब मैं वीडियो देखा था तो उसी टाइम उनको फ़ोन किया और मैं खुद ही गया था जीबी पंथ हॉस्पिटल में 7 तारीख को। 6 तारीख को हमारे बिमला जी का डेथ हुआ था। तो उसी दिन मैं खुद एक पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट हूँ, प्लस मैं एक कम्युनिटी मेडिसिन स्पेशलिस्ट हूँ। तो मुझे जहाँ तक लगा कि वहाँ पे हो सकता है कि मेडिकल नेग्लिजेंसी हुआ है, तो मैं उस टाइम, आप लोग देखा भी होगा वीडियो में मैंने बताया भी था कि कोई प्रोटेस्ट मत कीजिए, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन के पास कैपेसिटी है उनको इन्वेस्टिगेशन करने की। लेकिन उसके बाद आपको ये भी पता चला होगा कि मैं जब इन लोग प्रोटेस्ट करके भी उनका कोई रिपोर्ट मिला नहीं था। मैं आई थिंक इट इज़ ऑन 13 जब एमपी साहब आके भी सारा चीज़ को ठंडा हो गया था। तो जब एमपी साहब का इंटरवेंशन में नहीं हुआ तो मैंने रिक्वेस्ट किया ईमेल से हमारा चीफ सेक्रेटरी सर को कि सर इनका एक इम्पार्शियल इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं थैंक्स भी देना चाहता हूँ कि मैं उसी के चलते 2 दिन मैं कलकत्ता में था, मैं उसी चलते मैं पोर्ट ब्लेयर आया, हमारा चीफ सेक्रेटरी सर से मिला और 29 जुलाई उस दिन ही सर बोले कि
रिपोर्ट मिल जाएगा। और आपको मैं बताना चाहता हूँ कि उसी दिन डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज से फ़ोन आया, हमारा जो फिशरमैन वेलफेयर एसोसिएशन का हेमा राजू जी और उनका नाम क्या है मिस्टर महेश्वर जी, उन दोनों को और रिपोर्ट दे दिया गया। जब रिपोर्ट मिल गया तो ये फिशरमैन वेलफेयर एसोसिएशन का मिस्टर हेमा राजू जी और हमारे मिस्टर महेश्वर राव, ये दोनों मेरे पास वो रिपोर्ट लेके आया कि मेरा एक्सपर्ट कमेंट के लिए। जब मैंने एक्सपर्ट कमेंट लिखने लगा, आप बिलीव नहीं करोगे, आई हैव टेकन एटलीस्ट 3-4 आवर्स, क्रिटिकली सेट टुगेदर, रेड क्रिटिकली जो भी रिपोर्ट था, उसमें 3 पेज का रिपोर्ट था, उसके बाद उसके साथ 3 और एडिशनल एनेक्सर था। वो सारे डॉक्यूमेंट को जब गो थ्रू किया, मेरे को पता चला कि पेज 2 मिसिंग है। जब पेज 2 मिसिंग है, मैं इमीडिएटली उनको बताया। जब मैं उनको बताया तो वो लोग भी देखा कि हाँ पेज 2 मिसिंग है। तो फिर हमारा हेमा राजू जी गए डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज से बात करने की कोशिश की। हमारा जो करंट ड्यूटी चार्ज सीडीसी डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज है, हमें बताया गया कि वो बोले कि आप जाके एलिम्स का डायरेक्टर से मिलो। अब ये बात है, 1 तारीख को मैंने उनको बोला कि नहीं है, और हेमा राजू जी कोशिश कर रहा 2 तारीख से। 3 तारीख को जब उसको नहीं मिला तो वो ऑफिशियली एक लेटर भी दे दिया, इसके बाद भी उनको नहीं मिला। फिर मेरे को लगा कि नहीं, ये तो गलत हो रहा है। तो मैं अपना लेवल में, मैं कोई पॉलिटिक्स यहाँ नहीं कर रहा हूँ, कोई वो बीजेपी के, बाद में पता चला ये दोनों बीजेपी के लोग हैं, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कौन बीजेपी कर, लेकिन मेरा तो डे 1 से मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे हो सकता है मेडिकल नेग्लिजेंसी। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मेडिकल नेग्लिजेंसी हुआ है, लेकिन उनका इंडिपेंडेंट इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन के लिए मैं बार बार बता रहा था। तो जो भी हो, मैंने एक ईमेल लिखा डायरेक्टर, सीडीसी डायरेक्टर, जो हमारे डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विस डॉक्टर सुजा एंटोनी को 22 अगस्त को लिखा। उस ईमेल का भी कोई रिप्लाई नहीं है, और मैंने उस ईमेल को सारे जितने भी हमारा सेक्रेटरी हेल्थ है, कमिश्नर कम सेक्रेटरी है, सबको मैंने कॉपी भी किया, इवन डायरेक्टर ऑफ एनिम्स को भी लिखा। तो उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। फिर मैंने हेमा राजू से पता किया कि क्या हुआ, आपको मिला कि नहीं मिला, तो बोला नहीं सर नहीं मिला। फिर मेरे को ये पता चला कि मेरे को बताया इन लोग कि सर हम लोग 22 अगस्त को मैंने चिट्ठी लिखा, उसके बाद 2 सितंबर को बिमला जी का फादर ने भी एक कंप्लेंट लॉन्च किया, किसके साथ, पीएस एबरडीन के साथ। अब वो कंप्लेंट लॉन्च किया अगेंस्ट द डायरेक्टर कि उन लोग पेज 2 नहीं दे रहा। तो ये मुझे एक्चुअली पता था, लेकिन फिर भी मैंने 10 तारीख को, 10 सितंबर को, अभी कुछ दिन पहले की बात है, मैंने हमारा एनिम्स का डायरेक्टर मैडम को डायरेक्टली एक ईमेल भेजा, कॉपी टू एवरीबॉडी। तो उनका रिप्लाई आता है कि मैंने दे दिया। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि बहुत अच्छा बात है, दे दिया। आज आप लोगों को माध्यम से ये बताना चाहता हूँ, आप देखिए एक फिशरमैन लेडी का डेथ हुआ है, कोई नहीं बोल रहा है कि हम लोग सभी बोल रहे हैं कि भाई इसमें हो सकता है कि नेग्लिजेंसी हुआ है। और आप क्या सोचेंगे, आप एक पहला बात तो रिपोर्ट डिले किया, 29 जुलाई को दिया, जो रिपोर्ट आप और पहले दे सकते। डॉक्टर मलिक जब बोलता है उसके मतलब बेसिस है, हमारे पास डॉक्यूमेंटेड एविडेंस है, आप पहले दे सकते, लेकिन आप 29 को दिया। रिपोर्ट दिए तो वो भी आप इतना इररिस्पॉन्सिबली बिहेव किए कि आपने देखा भी नहीं है कि पेज 2 उसके अंदर है या नहीं है। उसके बाद पेज 2 जब मैं बताया कि 1 तारीख को अगस्त को, अगर बाकी लोग तो नहीं बता सकते, मैं जब बताया उसके बाद आप 10 तारीख को आप सुना रहे हो कि आप दे दिया। और कब दिए, जब वो हमारे पीएस एबरडीन में चिट्ठी गया है उसके बाद। इसका मतलब हो सकता है कि आप इंटेंशनली डिले किया है 30 दिन का खाली पेज 2 देने के लिए। और मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि जिस दिन पेज 2 मेरे को, अभी तक मेरे को फिशरमैन वेलफेयर एसोसिएशन ने दिया नहीं है, जिस दिन मेरे को देंगे मैं उस पेज 2 मैं ऑलरेडी अपना रिपोर्ट बना चुका हूँ, क्योंकि मुझे पता है उस पेज 2 में क्या क्या हो सकता है, क्योंकि पेज 1 में सारा इन्फॉर्मेशन है, उस बेसिस में मेरा रिपोर्ट रेडी है। और वो रिपोर्ट मैं अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन को दूंगा, मेरा जो एक्सपर्ट रिपोर्ट रिकमेंडेशन,
और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर को भी बताऊंगा, प्लस नेशनल मेडिकल काउंसिल जिसका नॉर्म से हमारा जीबी पंत एनिम्स मेडिकल कॉलेज चलती है। तो मैं आप लोगों को बड़ा दुख से बोल रहा हूँ कि हमारे फिशरमैन लोगों को प्रति जो बिहेवियर हुआ अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन का, मुझे लगता है और डिफरेंटली कर सकता था। लेकिन आज आप ये तो रिकॉर्ड, ये तो मतलब प्रूफ कर दिए कि हम आपका रिक्वेस्ट को इग्नोर करते गया फाइनली 40 दिन 50 दिन बाद में आप एक रिपोर्ट दिया। अब जिस दिन मेरे पास रिपोर्ट का पेज 2 आएगा, अगर वो फिशरमैन एसोसिएशन चाहता है कि हम अपना कमेंट दें तो मैं दूंगा। उसके बाद आप लोग मैं फिर आपको बुला के उसका अपडेट करूँगा। नेक्स्ट टॉपिक जो मैंने बता रहा था, रिसेंटली अभी हमारा 49 नर्सिंग ऑफिसर्स का अपॉइंटमेंट हुआ था एनिम्स में। आप लोग को पता होगा कि इसमें मेरे को बहुत सारे कॉल्स आया है, ऐसे ही बोला कि सर आप ही जो है एक इम्पार्शियली आप इसको टेकअप कर सकते हैं, हमारा नाम मत लीजिए। मैं बोला हम जरूर करेगा, देखो हमें आपको ना मिला हूँ ना कभी देखा हूँ, मैं टेकअप करूँगा। और इस पर्टिकुलर सिलसिले में जब मेरे को पता चला कि हमारे जितने भी बच्चे अंडमान के नर्सिंग ट्रेनिंग करके बैठे हुए हैं और जो कोविड के टाइम काम किए, उन लोगों को प्रेफरेंस नहीं दिया गया, मुझे बताया गया। तो मैंने बोला कि ये तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक रूल है, मतलब एक सर्कुलर है जो हमारा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी ने उनको सर्कुलेट किए थे कोविड के टाइम में, तो इनको प्रेफरेंस देना चाहिए। और मज़ेदार बात ये है, आप इंटरेस्टिंग बात है कि आप रिसेंटली हमारे जो एनिम्स के डायरेक्टर मैम है, उनका चेयरमैनशिप में एक प्रेस ब्रीफिंग हुआ था। उस प्रेस ब्रीफिंग में आप पता नहीं आप लोग थे कि नहीं थे, उसमें खुद बोले कि मैं उसको वेटेज दूंगी जो उसने काम किया। अनफॉर्चुनेटली मुंह में कुछ एक बोलते, काम कुछ और करते। उसमें ना तो कोई वेटेज दिया गया, उनको एक इंटरव्यू हुआ और उसमें से 10 जन हैं जिसमें एक इंटरव्यू नहीं रिटन टेस्ट हुआ, उसका बेसिस में उनको ऑफर पर। मैंने रिक्वेस्ट किया है अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन को प्लस हमारा डायरेक्टर मैम को कंसीडर करने चाहिए करें, ताकि हमारे अंडमान निकोबार के बच्चों को नर्सिंग ऑफिसर का जॉब मिले। दूसरा बात एक पॉइंट है, ये जो नर्सिंग ऑफिसर का अपॉइंटमेंट हुआ, देखिए ये तो एक बच्चा का नहीं हुआ, 2 बच्चा का नहीं हुआ, 49 अभी अंडमान में अपॉइंटमेंट हो रहा है। तो हमारा वो कैटेगरी कहाँ गया? जो हमारा जनरल होता है, जो ओबीसी होता है, जो शेड्यूल ट्राइब होता है, वो कहाँ गया? उसका कोई कंसीडर नहीं किया। तो मैं इस बात को टेकअप करूंगा एंड विल सी कि वी कैन हेल्प आवर कॉमन आइलैंडर। उसके बाद हम अभी आपको पता होगा कि एनिम्स में मैंने एक चिट्ठी लिखा था चीफ सेक्रेटरी सर को, एलजी सर को, कि हमारा एनिम्स में फैकल्टी नहीं है। आज का दिन में जीबी पंत में मुझे जहाँ तक पता है कि एक ही स्पेशलिस्ट, जो मेरे को इन्फॉर्मेशन मिला है, मुझे नहीं पता है सही है गलत है, लेकिन इतना मुझे पता है कि एक ही मेडिकल स्पेशलिस्ट सारा अस्पताल को चला रहा है। अब ये मेडिकल कॉलेज में एक ही अस्पताल में 2024 में जहाँ में इंटरनेट एवरीथिंग फैसिलिटीज है नहीं है, ये अनएक्सेप्टेबल। मैंने कुछ दिन पहले की बात है, जब मुझे कॉल आया था जीबी पंत से, तो इन लोग मुझे बोले कि डॉक्टर साहब आप ही एक है जो बात कीजिए हमारे चीफ सेक्रेटरी सर से। मैंने बोला मैं एक चिट्ठी लिखता हूँ, फिर जाके मैंने मिला। तो मैंने 2 रिक्वेस्ट किया है। देखिए मैं जब यहाँ पे 1986 से 96 तक जॉब किया, तब स्पेशलिस्ट का कमी नहीं था। हमारा स्पेशलिस्ट आते थे, हर जगह में स्पेशलिस्ट होता था, रंगत, मायाबंदर, डिगलीपुर, कार निकोबार, सब जगह में जहाँ पोस्ट है। क्यों? क्योंकि हमारे जो लीडरशिप था वो डिफेंस से, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से डेपुटेशन में लाते थे। तो मैंने चीफ सेक्रेटरी सर से मिला, मैंने सर को बोला सर हम मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से ला सकते हैं या तो फिर हम मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर से डेपुटेशन में ला सकते हैं हमारा जीबी पंत में, ताकि हमारे बच्चों का अगर वहाँ पे स्पेशलिस्ट है, पहला बात तो लोगों का सर्विस कम हो रहा है, दूसरा बात है कि हमारा बच्चों का जो रिकग्निशन है एनएमसी नेशनल मेडिकल कमीशन का जो रिकग्निशन वो भी बंद हो जाएगा। तो सर ने बहुत अच्छा एक
ऑप्शन भी बताया, वो मैं अभी डिस्क्लोज नहीं करना चाहता हूँ जब तक ये इंफॉर्मेशन ऑफिशियली बाहर ना हो। लेकिन आपको मैं आप लोग का माध्यम से ये बताना चाहता हूँ, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन स्पेशली हमारा एलजी साहब रियली कोशिश कर रहा है कि अंडमान में हेल्थ एंड एजुकेशन सेक्टर में अच्छे हो। तो इस टॉपिक में मैं इतना ही बोलूँगा। आज का दिन में देखिए, मैंने 2 चीज़ का रिक्वेस्ट किया था 2022 दिसंबर में इन माय इंडिविजुअल कैपेसिटी, जैसा मैं आज कर रहा हूँ चीफ सेक्रेटरी सर को, कि हमारा जीबी पंत को फुल टाइम एनिम्स के अंडर में कर देना चाहिए ताकि कंट्रोल खाली एनिम्स का डायरेक्टर रहे। नहीं तो मेरा जो कलीग लोग है, एक्स कलीग लोग जो करप्ट प्रैक्टिसेस में कभी कभी इग्नोर कर देता है, उन लोगों को कंट्रोल रहता है। तो वो एक रिक्वेस्ट था। प्लस हमारे जो जीबी पंत का, हमारा जो एनिम्स का जो एनिम्स का जो डायरेक्टर होता था ना, उनका सारा फाइल जाता था हमारा डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज पे, क्योंकि वो मेंबर सेक्रेटरी। तो अभी हमारा मेंबर सेक्रेटरी बना हुआ है हमारा एनिम्स का डायरेक्टर। तो ये दोनों जो काम हुआ, ये दोनों काम चीफ सेक्रेटरी सर अकेला नहीं कर पाते थे। ये एलजी सर का अप्रूवल होना जरूरी है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारा एडमिनिस्ट्रेशन हमारे लिए बहुत सारा चीज करना चाहता है और हमें इस बारे में लोगों को पता भी होना चाहिए। तो इस टॉपिक में मैंने इतना ही बोलूँगा ये अपॉइंटमेंट का। लेकिन मुझे जहाँ तक लग रहा है कि हमारा हमारा चीफ सेक्रेटरी सर जो ऑप्शन बोला, दैट वुड बी द बेस्ट ऑप्शन। और जिस दिन हमें पता चलेगा ऑफिशियली, मैं उनको आपको शेयर करूंगा। दूसरा बात है, जितने भी प्रॉब्लम हमारा जीबी पंत हॉस्पिटल में हो रहा है, मैंने वहाँ पे 7 महीना काम किया एंड आई एम वेरी मच थैंकफुल टू एडमिनिस्ट्रेशन कि हमें एक ऑफर किया था नौकरी करने के लिए। मैंने वहाँ 7 महीना नौकरी किया, उसके बाद रिजाइन किया क्योंकि मेरे को एमपी इलेक्शन में कंटेस्ट करना था। तो उस जमाने में मैं पता चला कि एनिम्स में कभी एक फुल टाइम एमएस का अपॉइंटमेंट हुआ ही नहीं। सो दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रीजन जो हॉस्पिटल को मैनेज करता है, वो है ही नहीं है। आप एक किसी को बैठा के रखे हो एज एक्टिंग एमएस, जो एचओडी है, वो भी एनएमसी का रूल का अगेंस्ट में होता है। एनएम्स का जो रूल है ना, नेशनल मेडिकल कमीशन का जो रूल है, उस रूल में यू कैनॉट पोस्ट समबडी who is HOD of any department, ये क्लियरली लिखा हुआ है। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ किस तरह करके नेग्लिजेंस हुआ है। अभी जीबी पंत का एमएस का आप देखे होंगे, एडवर्टाइज किया है, आप लोग देखे होंगे। उस एडवर्टाइज में लिखा है 65 एज लिमिट। अब आप बोलिए 65 में वो अंडमान में क्यों आएंगे? मेनलैंड में 65 तक का हमारा प्रोफेसर लोग काम करते हैं। उसके बाद जब रिटायर हो जाता है, हम चाहते हैं कि हमारा 66, 67 वो भी 2 साल के लिए आराम से आएंगे। लेकिन हम यहाँ पे अगर एज लिमिट ही 65 रख देंगे, एनएमसी का रूल है 70 साल का। तो मुझे नहीं लगता ये इंटेंशनल है अनइंटेंशनल, वो मुझे नहीं पता, लेकिन ये मुझे लगता है कि हमारा एडमिनिस्ट्रेशन में स्पेशली जो डायरेक्टरेट ऑफ एनिम्स, डायरेक्टर एनिम्स जो मैनेजमेंट है, दे डोंट वांट दैट समबडी शुड कम। दिस इज आई एम टेलिंग यू ओपनली। एंड और इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा एडमिनिस्ट्रेशन को, एज लिमिट को 70 कर दें ताकि बाकी जो लोग रिटायर हो चुका है 65 में, वो हमारा अंडमान में आके काम करे या तो फिर डेपुटेशन में आ जाए। फाइनल जो टॉपिक मैं आप लोग से बात करना चाहता हूँ कि एडमिशन प्रोसेस ऑफ एमबीबीएस स्टूडेंट्स। अभी जो फिलहाल एडमिशन हुआ है, मुझे बहुत सारा कंप्लेंट आया हुआ था कि सर बहुत सारा घपला होता है एडमिशन में। इवन मेरे को 2-4 दिन पहले कोई बोला इसमें पैसा भी लेते हैं। मैं बोला देख, हमारा पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तुम्हारा पास अगर इन्फॉर्मेशन नहीं है देन डोंट टॉक अबाउट इट। डॉक्टर मलिक जब बोलता है उसके पास डॉक्यूमेंटेड एविडेंस होता है, जब नहीं है तब मत बोलो। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं क्यों इस टॉपिक में बताना चाहता हूँ। आप लोगों को पता है कि ओबीसी का और ईडब्ल्यूएस का जो कैटेगरी है, इसमें बहुत सारा करप्शन चल रहा है। मेरे को बहुत सारा कंप्लेन आया जॉब रिजर्वेशन में। हमारे अंडमान में बहुत लोग ओबीसी बोल के नॉन क्रीमी लेयर वाला सर्टिफिकेट लेके 2 नंबरी करके दे गेट जॉब, उसको भी मैं उठाऊंगा। लेकिन मैं किसी पर्टिकुलर आदमी जो जॉब कर रहा है उसके लिए नहीं, मेरा काम अभी से बाद में करप्शन नहीं होना। जो हो चुका है उसके लिए मैं सोचता नहीं, मैं सोचता हूँ जो आगे नहीं होना। तो मैं जब इस पर्टिकुलर विषय में उठाया था
तो मैंने देखा कि जब मेरिट लिस्ट निकला एनिम्स का फर्स्ट मेरिट लिस्ट, आप देखिए वहां पे कैटेगरी 1 2 3 4 5 बोलते हैं। अब कैटेगरी 5 जो होता है, वो कैटेगरी 5 में उसी बच्चा लोग को नाम आएगा जब बाकी सारा कैटेगरीज में एक्चुअली हमको कंफर्म हो गया कि कैटेगरी 1 में हमारा सिलेक्शन 10, मान लो 10 जन का हो चुका। अब वहां पे 10 जन नहीं है, हमारा कैटेगरी 1 में 6 जन मिला, तो 4 सीट खाली है जी। अब ट्राइबल का एक ग्रुप है, उसमें हमको पता ही इस बार 5 जन का है, लेकिन 18 सीट है, वहां पे 12 खाली हो गया। अब आप तभी कंफर्म कर सकोगे जब आप ये सारे कैटेगरी में अलॉटमेंट हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा, तभी आप कैटेगरी 5 डाल सकते हो, है कि नहीं? ये तो कॉमन सेंस है। मैं जब देखा, इसमें देखा कि वो हमारे एनिम्स में वो कैटेगरी 5 भी फर्स्ट लिस्ट में डाल दिया, इसका मतलब somebody might influence the process, कोई ना कोई तो इन्फ्लुएंस किया है। तो इस चीज के लिए मैं चिट्ठी भी लिखा हूँ, मुझे इनफॉर्मली कॉल भी आया, नहीं सर वो सर बला बला। मैंने बोला देखो डॉक्टर मलिक जब बोलता है उस कोई बेसिस होता है, ये ऐरा गहरा इधर उधर का नहीं करता है। डॉक्टर मलिक एकदम सही बात किया है, इसको एक्सप्लेनेशन हमें चाहिए, आप क्यों डाला, कैसा डाला। उसके बाद वो बात नहीं किया। तो मैं आई थिंक मैं जितना भी मेरा जो बोलना था आपको बता दिया है। और इस इसके बाद ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये प्रेस ब्रीफिंग के बाद मैं मंडे 3 से 4 के बीच में एक हमारा ऑफिशियल टाइम है, कोई भी ऑफिस में आप लोग कोई भी जा सकता है। ये हमारा चीफ सेक्रेटरी, अगेन हमारा चीफ सेक्रेटरी केशव चंद्र जी को मैं थैंक्स बताना चाहता हूँ कि उन्होंने 20 दिसंबर 2022 को जब वो आए थे ना, एक सर्कुलर बनाए थे कि सारा ऑफिस में डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर जो भी है, उनका दरबार 3 से 4 खुला रहना, अगर इमरजेंसी नहीं है। उसका उनका सर्कुलर मेरा पास भी है। तो इसीलिए आप लोग भी इसको यूटिलाइज कीजिए। और आपको बता रहा हूँ, चीफ सेक्रेटरी सर तो हर समय रहते हैं 3 से 4, लेकिन बाकी कुछ ऑफिस में नहीं रहते हैं। आईएएस भी है उसमें, आईपीएस दैनिक्स भी है। जो लोग नहीं रहते हैं मैं उनको भी लिखता हूँ, लेकिन वो मैं पब्लिक नहीं करता। और इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, मैं मंडे को डायरेक्टर मैम से मिलने जाऊंगा 3 से 4। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है 4 बजे आ जाइएगा, मैं वहाँ पे आपको बताऊंगा कि क्या मैंने डिस्कस किया है। इसी तरह बोल के मैं आप लोगों का धन्यवाद देता हूँ। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन है, प्लीज फील फ्री टू आस्क मी। थैंक यू। मोर देन हंड्रेड्स ऑफ पेशेंट जो है प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं देखने जाने के लिए। तो काफी लोग जो है भीड़ कर जाके देखते हैं कि वहाँ पे जो यूरोलॉजिस्ट है वहाँ पे और जो बेसिक जो यूरोपोमेट्री टेस्ट होता है सर वो भी नहीं होता है। इसके लिए जो पेशेंट को प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर टेस्ट करना पड़ता है। इसके बारे में सर आप कुछ बात करते हैं? आप अच्छा पॉइंट्स रेज किए। देखिए मैं तो 7 महीना वहाँ जॉब किया, फिर इससे पहले मैं ऑलमोस्ट 11 साल में जीबीपन में, सारा अंडमान निकोबार में कोई भी अस्पताल नहीं जहाँ मैंने ड्यूटी का टूर या ऐसे नहीं किया। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि अगर हमारे पास यूरोलॉजिस्ट नहीं है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि हमारा जीबीपन हॉस्पिटल में जो भी हमारे मेडिकल स्पेशलिस्ट है ना, उन लोग बहुत अच्छा सर्विस दे रहा है इन टर्म्स ऑफ जो आप जिस पर्टिकुलर टॉपिक में बोल रहे हो। अगर आप बोलते हो कि कार्डियोलॉजी का बात, मैं फिर बोलूँगा नहीं, उसके लिए तो हमारा श्रीकांत, डॉक्टर श्रीकांत जो है, ही इज़ द बेस्ट वन। और हम बहुत मिस कर रहे हैं कि वो हमें छोड़ के जीबीपन छोड़ दिए। और हम इसके लिए भी बात किया कि अगर डॉक्टर श्रीकांत को हम वापस ला सकते। लेकिन आपका जो क्वेश्चन है, मैं उनके लिए थोड़ा सा और बताना चाहता हूँ। डायरेक्टर मैम जो है ना अंडमान निकोबार, हमारा जो एनिम्स मेडिकल कॉलेज के जो डायरेक्टर मैम है, वो बहुत कोशिश कर रही है यूरोलॉजिस्ट को लाने के लिए। हाँ, देखिए अभी आज का दिन में कितने प्राइवेट प्रैक्टिशनर आ गया, हॉस्पिटल क्यों बना? क्योंकि हमारा जो मिसमैनेजमेंट, जो क्रॉनिक मिसमैनेजमेंट जो चल रहा है अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर में, जो डायरेक्टरेट लोग हैं, हम ही आईएएस आईपीएस को बोल नहीं रहे हैं। हम क्या बोल रहे हैं, देखो एक जो डायरेक्टर होता है ना, वो पूरा टीम को चलाते हैं। हमारे टाइम में जो डायरेक्टर होता था ना, वो
ऐसे काम करते थे कि वो राउंड्स करते थे, वो जाते थे, उनको उनका पास पावर भी होता था काम करने के लिए। आज का दिन में तो पावर भी नहीं है, क्योंकि जो हमारा डायरेक्टर बैठा हुआ है आपको पता है उसमें लिखा है CDC मीन्स करंट ड्यूटी चार्ज, मीन्स दे आर नॉट फुल टाइम डायरेक्टर, क्योंकि दे आर नॉट क्वालिफाइड फॉर द पोस्ट ऑफ डायरेक्टर। आपको समझ में आया? और इस पोस्ट को फिलअप किस तरह करना चाहिए? एडमिनिस्ट्रेशन को, सेक्रेटरी हेल्थ को टेकअप करना चाहिए कि मेनलैंड से किसी को जो SAG पोस्ट होता है उसको लेके फिलअप करना चाहिए। हम हमारे लोकल डॉक्टर्स के अगेंस्ट में नहीं है, लेकिन भाई तुम क्वालिफाई तो करो तब तो बैठो। दैट्स द प्रॉब्लम इन एवरी सेक्टर, एवरी डिपार्टमेंट। थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन। सर जीबीएन हॉस्पिटल में बहुत सारे डॉक्टर छोड़ दिए, स्पेशलिस्ट डॉक्टर छोड़ दिए, बहुत सारा प्रॉब्लम हुआ है, लोग प्राइवेट हॉस्पिटल जाते हैं, तो हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते क्या? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो हम ना विदेश में हम कोऑर्डिनेटर होते थे, वो हमें कोऑर्डिनेट करना, हमको रिटेन करना, हम हायर करते थे। अब किसी डॉक्टर को अगर हम हायर किया तो हम उनके बारे में ही सोचना है। वो बंदा मेनलैंड से आ रहा है, वो कहाँ उनका बीवी बच्चा वो लेके आया, तो उनके लिए एकोमोडेशन होना, उनका सेटिस्फेक्शन, ये सब भी सोचना पड़ता है। लेकिन अंडमान में मैं एक चीज़ देखा, ये सब नहीं था। जैसा कि आप बहुत उनको बहुत अच्छा कर रहे हो कि आप उसको नौकरी दे दिया। अरे भाई वो आया, हमें ज़रूरत है। ये रिटेन करने का जो प्रोसेस में ये कमी है, ये मैं आपको बड़ा जोर से बोल रहा हूँ कि हमारा एडमिनिस्ट्रेशन को प्लस ये जो डायरेक्टरेट है ना हेल्थ सर्विसेज, इनको सोचना है कि भाई हम किसी को ऑफर किया तो उसको सही सलामत उनको रखना है, उनको एनवायरनमेंट देना चाहिए। आप एक कार्डियोलॉजिस्ट को लाया, आप उसको कुछ सपोर्ट नहीं दिया, उसको इक्विपमेंट नहीं दिया, वो क्यों आएंगे भाई? और आपको पता है कार्डियोलॉजिस्ट अगर मेनलैंड में प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएंगे, इसीलिए मैं डॉक्टर श्रीकांत और डॉक्टर शाजी वर्गीस, ये दोनों को मैं बहुत एडमायर करता हूँ कि वो आज का दिन में मेनलैंड का बड़ा ऑफर छोड़ के अंडमान के लोगों को सर्विस दे रहा है। तो आपको क्या लगता है जीबीएन हॉस्पिटल क्या मुद्दा गाड़ी बन गया? विष्णु पद राय जी बोला कि मुद्दा गाड़ी बन जाएगा, आपको क्या लगता है, बात सही है कि नहीं? देखिए जी, विष्णुपद राय जी को मैं बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ, सर, मतलब- लेकिन ये स्टेटमेंट मैं बहुत ही खुश हूँ, दुखी हूँ, इस तरह नहीं बोलना चाहिए था पार्लियामेंट में। वो भी एक हमारा MP साहब। इस चीज़ को तो मैं सोशल मीडिया में भी पोस्ट किया था, बहुत लोग मेरे को रिएक्ट भी किए, कुछ लोग अच्छा भी बोले, कुछ लोग अच्छे नहीं बोले। लेकिन हमारे MP साहब को ये सब के बारे में थोड़ा सोचना है, क्या वर्ड यूज़ करना है। जैसा आपको मैंने बताया, रिसेंटली मैंने देखा कि हमारा LG साहब के साथ जिस तरह वर्डिंग यूज़ किए, मुझे नहीं लगता कि LG साहब के साथ इस तरह वर्ड यूज़ करना चाहिए। देखिए मैं LG साहब को मिलने के लिए 2022 से कोशिश कर रहा हूँ, आज तक नहीं, बट आई एम नॉट अनॉयड, आई एम नॉट अनहैप्पी विथ हिम। उनको उनका बात है, लेकिन वो हमारे देश के एडमिरल थे, ऐसा वैसा नहीं। वो 24,000 वोट दे दिया बिना समझ के, जो समझते नहीं है बेचारे, वो तो वोट दे दिया। उनको नहीं पता है डॉक्टर मलिक क्या है, उनको पता है कि विष्णुपद राय को पता है। अगर जिस दिन पता हो जाएगा डॉक्टर मलिक को वोट देंगे, हमको पता है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, ये सब गलत स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए। हमारा जीबीपन जितना अच्छा है, आप मेनलैंड में जाइए, कंपेयर करके देखिए, ये वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल। मैं जब नौकरी करता था 95, 96, 86 से, उस जमाने में बेस्ट हेल्थ सर्विस डिलीवरी का नाम में जाना जाता था अंडमान निकोबार आइलैंड का एडमिनिस्ट्रेशन का। हम लोग भी यही कर रहे थे, और प्लस अभी जो जीबीएन है, आपको लगता नहीं कि इसके बाद में जीबीएन का नाम सही होगा या नहीं होगा? जो ऐसे लोग डरते हैं अभी जीबीएन नाम सुनने से, और लोग बाहर हॉस्पिटल जाके इलाज कराते हैं। नहीं, इसीलिए मैं आप मीडिया लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि आप लोग जब इंटरव्यू करोगे ना, आप लोग जाइए, देखिए हमारा डायरेक्टर मैम जो एनिम्स का, वो ओपन है 3 बजे से 4 बजे तक, शी इज़ अवेलेबल। आप डॉक्टर सुजा एंथोनी के पास जाइए, उनसे बात कीजिए, कभी नहीं ना बोलेंगे, उनसे बात कीजिए, जो सही इन्फॉर्मेशन हो दीजिए। कोई स्पेसिफिक आपका न्यूज़ चैनल है और कुछ स्पेसिफिक लोग हैं, उनको तो मैं जब सुनता हूँ उसको लगता ही है कि जीबीपन का नेगेटिव बताते रहो। तो जीबीएन में अच्छा काम किया तो वो लोग बताते क्यों नहीं? वही तो मैं बता रहा हूँ बेटा कि इनका प्रॉब्लम ये है ना कि इन लोग इम्पार्शियल नहीं है। डॉक्टर मलिक जो है वो इम्पार्शियली बोलता है और वो बोलते रहेगा, क्योंकि हम अपना सेल्फ रेस्पेक्ट को कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, वो कोई भी हो। और कोई क्वेश्चन? सर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ
आज जो है अंडमान निकोबार में सबसे बड़ा हॉस्पिटल 11 में बंद है। 7 साल हो चुका है। जनता का ये कहना है कि आज तक ये मेडिकल बुकिंग हुई है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? सलमान, वेरी गुड क्वेश्चन। पहला बात तो हम करेक्ट करना चाहता हूँ, सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल नहीं है, नहीं कॉलेज बनने का है। अंडमान में एक है रेफरल हॉस्पिटल, वो है जीबी पर, जो पहले डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होता था। अभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, क्योंकि हमारे अंडमान में 3 डिस्ट्रिक्ट है, नॉर्थ मिडल में है मायाबंदर में, कार निकोबार निकोबार ग्रुप के लिए कार निकोबार में, उसी तरह साउथ अंडमान के लिए हमारा जो बनने वाला है, जो आप बोला 7 साल लग गया, मुझे नहीं पता था कि 7 साल लगा, आज तक नहीं बना। मैं तो यहाँ नहीं था। तो 7 साल से ये बन रहा है, ये तो मेरे को सरप्राइज लग रहा है। फंड तो- आ चुका है सर। तो अभी सुनो, तो आज के दिन में वो अभी तक ओपन नहीं हुआ, लेकिन हम आज बात कर रहे हैं जीबी पंत हॉस्पिटल, जो रेफरल हॉस्पिटल है, टीचिंग हॉस्पिटल है, वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से एक लेवल ऊपर है। समझ गए ना? सर, आपका पहला टॉपिक था गंगा जी को लेकर। उसके कंपनसेशन के तौर पर एनजी रिलीफ फंड से 3 लाख रुपये उनके फैमिली को दिया है। तो क्या हम ये समझे कि मेडिकल नेग्लिजेंसी हुई है, इसलिए उनको रिलीफ फंड दिया गया है? रहमान साहब, ये बड़ा क्रिटिकल क्वेश्चन आपने मुझसे पूछे हैं, लेकिन मेरा जो पता नहीं आपको मैं ये आंसर दे पाऊंगा या नहीं, लेकिन मुझे जहाँ तक पता चल रहा है, समझ आ रहा है कि आप अगर क्रोनोलॉजी देखो, जिससे हमारा बिमला जी का डेथ हुआ और ये फिशरमैन कम्युनिटी के लोग जब इनको प्रोटेस्ट किया, पहला बात तो प्रोटेस्ट करना नहीं चाहिए था। डॉक्टर मलिक इज द ओनली पर्सन हु डिड नॉट एग्री विद द प्रोटेस्ट। मैंने बोला इनको, प्रोटेस्ट का दिन भी मैंने बोला कि ये लोग मार खाएगा, क्योंकि इन लोग गलत तरीका से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमारा एडमिनिस्ट्रेशन दे वांट टू हेल्प अस, लेकिन सही तरीका से उनके पास जाना है। तो वो जो 3 लाख आप बोल रहे हो, मुझे ये भी देखा मैं वीडियो में, तो हमारा डीसी सर, हमारे एलजी सर, क्या सीएस सर क्रमेशन में भी गए, तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा। अब ये 3 लाख वो कंपेंसेशन के चलते हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन एक बात कंफर्म है कि हमारे बिमला जी का केस में डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज और एनएम्स का मैनेजमेंट डिले किया है रिपोर्ट देने के लिए, और मेरा उनका जो कमेंट्स मैं दूंगा, तब आप लोग मेरे पास आइएगा, मैं उनको क्लियरली बताऊंगा क्या क्या हुआ है, क्या क्या नहीं है। मेडिकल नेग्लिजेंस से मैं अभी भी बोल रहा हूँ, देयर इज ए सस्पिशन, उसको इंडिपेंडेंट इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, और कंपेंसेशन मिला तो बहुत अच्छा बात है, और मैं इसके लिए एलजी सर को और चीफ सेक्रेटरी सर को, सारे अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन को थैंक्स बताना चाहता हूँ, अगर वो लोग खुश है। क्योंकि देखिए, पेशेंट तो डेथ होता है अस्पताल में, मुझे पता है, और मेरा डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विस और एनएम्स में ये डॉक्टर बैठे हैं ना, उन लोग भी कोशिश करता है सबको बचाने की। इस पेशेंट का कंडीशन कुछ अलग था, अंडमान हेमरेजिक फीवर हुआ था, तो इसलिए हो सकता है कि हम उनको नहीं भी बचा गए, लेकिन मेरा एज ए मेडिकल डॉक्टर, एज एन एक्सपर्ट, मैं बता रहा हूँ कि हमें समय में उनको दवा नहीं पड़ा, ये मुझे लगता है। ये चीज़ को इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, और अगर फिशरमैन कम्युनिटी चाहेगा ये होगा भी। मैं चाहूँगा, शायद नहीं भी मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं तो इंडिविजुअल कैपेसिटी में था। अभी जो ऑनलाइन नर्सिंग स्टाफ को दिए हैं, हाँ, उसमें बताया गया था कि जो जिसके कहते हैं कि काम किए थे उनको टोटल ब्लेम, और आप अभी बताएं कि कुछ भी नहीं लिया गया है बहुत सारे स्टाफ। तो उनके लिए आप क्या कदम उठाएंगे? क्या उनके खिलाफ में आप कार्रवाई कर रहे हैं? रहमान साहब, वही तो मैं बोल रहा हूँ। मेरे को पहले तो मेरे को कोई फ़ोन किया कि सर ऐसा ऐसा है, हम लोगों को कोई प्रेफरेंस नहीं दिया, कोई नर्सिंग स्टाफ नहीं किया, क्योंकि मैं वहाँ नौकरी करता था। तो मैंने बोला तो ये तो गलत है। तो फिर मेरे को फिर दूसरा ने फ़ोन करके बोलते, सर डायरेक्टर मैम ने तो हम लोग को स्पेसिफिकली बोला था उसका वेटेज देंगे। देन आई गो बैक टू दैट वीडियो इंटरव्यू, आप लोग जो थे उसमें, वो देखा तो उसमें तो सही हमारा डायरेक्टर रनिम्स का मैम ने तो बताई थी, बट अनफॉर्चुनेटली दे डिड नॉट कंसिडर। और मैं इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, मैं आज आप लोग के साथ जो प्रेस ब्रीफिंग हो रहा है, इसके बाद मैं मंडे 3 बजे जाके मैम से मिलूंगा,
मिलके ये सारा टॉपिक में मैं बात करूंगा एंड इफ आई एम सेटिस्फाइड नॉट सेटिस्फाइड वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप आइए, इधर ही मिलेंगे, रास्ता में खड़े होकर हम इंटरव्यू दे देंगे आपको। मेरा नाम प्रिया है। मैं यहीं पोर्ट ब्लेयर से बिलोंग करती हूँ। मैं अभी कुछ 20 डेज़ पहले यहाँ का गैराचर में अपोलो हॉस्पिटल आई थी। तो मुझे 15 साल से मुझे ये प्रॉब्लम था, उसको बोलते हैं क्रॉनिक आर्टिकेरिया, एलर्जी का प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम मतलब मेरा लाइफ को एकदम से स्पॉइल कर दिया था, मतलब मेरा जीने का मन ही हट गया था ये, क्योंकि मैंने ये प्रॉब्लम को लेके हॉस्पिटल बैंगलोर, फिर मैंने केरला, फिर चेन्नई हॉस्पिटल, मैंने हर जगह पे दिखाया, लेकिन मुझे इसका ट्रीटमेंट नहीं मिला था। मैंने भी मतलब छोड़ दिया था कि अब लिवोसिट्राजिन खा के मुझे जीना है। डेली लिवोसिट्राजिन मुझे लेना रहता था। अगर मैं एक दिन भी मिस करूँ मेरे बॉडी पे पूरा हाइट्स आ जाता था, मेरा लिप स्वेलिंग हो जाता था, मेरा आई स्वेलिंग हो जाता था। फिर जब ये छोटा सा हैंड पेन के लिए मैं सर के पास आई, डॉक्टर हितेश कुमार, इन्होंने मुझे इंजेक्शन दिया और कुछ मेडिसिन दिए। ये एक मैजिक के जैसे काम कर गया, मतलब 20 डेज़ का मेडिसिन से उससे मैं एकदम ठीक हो गई हूँ। मतलब अपोलो हॉस्पिटल मेरे लिए तो मतलब एक वरदान बोल सकती हूँ और कुछ नहीं।